इस वक्त मेरे पास ये 2 पन्ने की चिट्ठी है। इस चिट्ठी को मैं आगे आपको बताऊंगा, क्योंकि इस चिट्ठी में जो लाइन लिखी हुई है, जो पंक्तियां हैं, जब आप उसे सुनेंगे तो शायद इस दर्द को आप महसूस कर पाएंगे। अपनी जान लेना, अपने बच्चों को मौत के घाट उतार देना, अपनी पत्नी को मार देना, सोचिए किस कदर वो मानसिक रूप से परेशान होगा। और इसलिए यह खबर बहुत जरूरी है आपको देखना, आपको उसके साथ जुड़ना, क्योंकि आज की तारीख में यह झांसा देकर सिर्फ आपको फंसाने की कोशिश चल रही है। वर्ष 1957 में एक फिल्म आई थी, मदर इंडिया। अगर यह फिल्म आपने देखी होगी तो सुक्खी लाला का किरदार तो आपको अच्छे से याद ही होगा, जिससे उधार लिया कर्ज की रकम चुकाते चुकाते किसान मर जाते थे, मगर सुक्खी लाला का ब्याज कभी नहीं चुका पाते थे। और जब यह फिल्म आई थी उस समय सुक्खी लाला जैसे लालची साहूकार गरीबों और जरूरतमंद लोगों का शोषण करते रहते थे, और सुक्खी लाला कर्ज के बदले उनके जेवर और जमीन छीन लेते थे, जिसकी वजह से कई बार लोग सुसाइड करने को भी मजबूर हो जाते थे। अब डिजिटल दौर में भी ऐसे ही हालात पैदा हो गए हैं, जिसमें चाइनीज लोन एप्स सुक्खी लाला के रोल में नजर आता है, जिसने लिए गए लोन को चुकाते चुकाते अब लोग मर रहे हैं, अपने पूरे परिवार को मारकर सुसाइड करने पर मजबूर हो रहे हैं। यह खबर हैरान करने वाली है, लेकिन यह सच है, क्योंकि इसके जरिए लगातार झांसा देकर आपकी जेब पर डाका डाला जा रहा है। मध्य प्रदेश में चाइनीज लोन ऐप्स के लिए लोन के जाल में फंसाकर एक हंसता खेलता परिवार बर्बाद कर दिया गया। इंदौर में पत्नी और 2 बच्चों को मारकर एक इंजीनियर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, और अपने नाती पोतों को गोद में खिलाने की उम्र में दादा और नाना को उनके शव गोद में उठाकर चलना पड़ा। और इसकी जिम्मेदार है वो लोन ऐप्स जिनसे इंजीनियर अमित यादव ने लोन ले रखा था, जिनके ऊंचे ब्याज को चुकाते चुकाते उनकी हिम्मत जवाब दे गई, और आखिर में उनके पास अपने परिवार को मारकर खुदकुशी करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। यह सुसाइड की कोई सामान्य खबर नहीं है, बल्कि मौत के सौदागर बनकर लोगों की जिंदगी छीन लेने वाले चाइनीज लोन ऐप से खबरदार करने वाली चेतावनी है। पत्नी और बच्चों को मारकर सुसाइड करने वाले इंजीनियर अमित यादव ने जो सुसाइड नोट छोड़ा है, वो इन लोन ऐप्स के खिलाफ गवाही देता है, जिसमें उसने अपने इस कदम के लिए लोन ऐप से लिए गए लोन को ही जिम्मेदार बताया है। इस वक्त अमित यादव का सुसाइड नोट आपके टीवी स्क्रीन पर है, और उसके लिखे कुछ हिस्सों को मैं आपको पढ़कर बता रहा हूं। इसमें उसने मरने से 2 दिन पहले इस सुसाइड नोट को उन्होंने तैयार किया, और इस सुसाइड नोट में उसने अपना दर्द भी बयां किया। अमित ने सुसाइड नोट में जो लिखा वो मैं आपको हूबहू पढ़कर बताता हूं, सुनाता हूं, क्योंकि उसने लिखा है कि जीने की इच्छा मेरी भी है, पर मेरे हालात अब ऐसे नहीं हैं। आदमी मैं बुरा नहीं हूं, इनमें किसी की भी कोई गलती नहीं है, ये गलती है तो मेरी ही है। और मैंने कई ऑनलाइन ऐप से लोन ले रखा था। इसमें साफ साफ कुछ कंपनियों के नाम भी उसने लिखे हैं। उसने लिखा है ट्रू बैलेंस, मोबी पॉकेट, अलावा इसके स्मार्ट कॉइन, रुफाइलो पर लोन लिया और उसे नहीं भर पा रहा हूं। इज्जत के डर से ये कदम उठा रहा हूं। कृपा कर पुलिस मेरे परिवार जैसे माँ बाप सास ससुर को परेशान ना करे, मैं ही दोषी हूं। इसके आगे एक और लाइन जो है उसमें लिखा हुआ है, एक विशेष बात मेरे परिवार को बता दें कि पैन कार्ड, लोन पैन कार्ड का ऊपर होता है। अगर पैन कार्ड धारक मर जाता है तो लोन का कोई अस्तित्व नहीं बचता। मेरे लोन किसी को भरने की जरूरत नहीं है। अमित ने यह भी लिखा है कि मेरे बैंक अकाउंट में करीब 850 रुपए यानी 850 रुपए हैं। मैं अपनी इच्छा से इसे मेरे भाई और दोस्त जिसने कदम कदम पर मेरा साथ दिया उसे ट्रांसफर कर रहा हूं। डिप्रेशन बहुत है, ये अगला पन्ना जो है उसमें इन बातों का जिक्र है कि डिप्रेशन बहुत है और अब ये सहन नहीं होता है। अमित एक इंजीनियर था, उसका हंसता खेलता परिवार था। आप सोचिए, एक इंजीनियर जिसने सिर्फ 3 लाख रुपए का कर्ज लिया था, वो उसे चुका क्यों नहीं पाया? आखिर उसे लोन देने वाली चाइनीज एप्स का ऐसा क्या दबाव था कि उसने पहले अपनी 3 साल की बेटी याना, 1.5 साल के बेटे दिव्यांश और पत्नी टीना को जहर देकर उसकी जान ले ली और फिर
खुद भी फंदे में झूल गया। देखिए, आरबीआई के गाइडलाइन को पालन किए बिना अगर कोई ऐप चल रहा होगा तो ऐसे जो भी लोन के ऐप हैं इन सब पर मैंने आज साइबर क्राइम के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल्दी से ऐसे लोगों को सूचीबद्ध करें जो गाइडलाइन का पालन किए बिना ये ऐप लोन का चला रहे हैं, लोन दे रहे हैं। अगर ये गाइडलाइन के बिना होंगे, बिना कानूनी प्रक्रिया के होंगे तो इनकी जगह फिर जेल में होगी और इन सब पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस को सूचना मिली, पुलिस यहाँ आई और मौके पर दरवाज़ा को तोड़ के और अंदर प्रवेश किया तो देखा कि वो अमित फांसी से लटका हुआ थे और बच्चे और पत्नी उसकी ये ज़मीन में लेटे हुए थे और मृत अवस्था में मिले। एक सुसाइड नोट मिला हुआ है, उसमें उसने बताया कि उसके ऊपर कुछ लोन वगैरह था और परेशान था, निराशा के उसमें था, जिसकी वजह से उसने सुसाइड किया है। जब इन्होंने फ़ोन नहीं उठाया तो वहाँ सागर से इनके परिवार के फ़ोन आए इनकी सास के पास, टीना की मम्मी के पास। तो टीना की मम्मी ऊपर आई उनको उठाने, बहुत देर से परेशान हो रहे थे, आवाज़ दे रहे थे, अंदर से कूलर की आवाज़ आ रही थी, कोई उठा नहीं रहा था। तब बहुत देर आवाज़ उठाने के बाद में उठे नहीं तो फिर पुलिस वालों को हमने बुलाया। पुलिस की मौजूदगी में जब दरवाज़ा तोड़ा तो चारों लोग मृत अवस्था में पाए गए। सुसाइड नोट में उन्होंने बहुत प्रकार का जिक्र करा, कोई पैन कार्ड पे लोन वगैरह लिया था तो लोन की किस्त भरने में असमर्थ थे, इस प्रकार का कारण उन्होंने उसमें बताया है। चाइनीज लोन ऐप के जाल में फंसकर जान गंवाने वाला इंदौर का परिवार अकेला नहीं है, बल्कि अब तक ऐप्स के जरिए लोन के चक्कर में पड़कर सैकड़ों लोग सुसाइड कर चुके हैं। बिहार से लेकर मध्य प्रदेश, तेलंगाना और बंगाल तक कई राज्यों में पिछले कुछ समय में 15 से ज्यादा लोगों ने मौत को गले लगा लिया है और इन लोगों ने चाइनीज लोन ऐप्स की मदद से लोन लिया था और चुका ना पाने पर इतना प्रताड़ित उन्हें किया गया कि इन्हें सुसाइड का रास्ता आसान लगा। इसलिए आज हम चाइनीज लोन ऐप्स के इस दलदल का डीएनए टेस्ट कर रहे हैं, जिसमें अगर आप एक बार फंस गए तो फिर धंसते ही चले जाएंगे, क्योंकि ऐप्स अपने टारगेट को एक बार लोन देने के बाद उससे 10 गुना से भी ज्यादा रकम ऐंठ लेते हैं और उनका विरोध करने वालों की ब्लैकमेलिंग भी करते हैं। हाल ही में दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने ऐसे ही चाइनीज लोन ऐप फ्रॉड को भी पकड़ा है और इस मामले में 22 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी। ये गैंग लोगों को इंस्टेंट लोन ऐप की मदद से अपना शिकार बनाता था और जिसके जरिए लोगों के मोबाइल में रिकॉर्ड पर्सनल डेटा की ये चोरी करते थे और फिर ब्लैकमेल के जरिए लोन अमाउंट से कई गुना ज्यादा रकम वसूली भी जाती थी। बाद में इस पैसे को हवाला और क्रिप्टो करेंसी की मदद से चीन भेज दिया जाता था। अब हम आपको लोन ऐप फ्रॉड की क्रोनोलॉजी भी समझाते हैं ताकि आप ऐसे किसी भी झांसे में ना फंस जाएं। चीन और हांगकांग में अलग अलग तरह के लोन ऐप तैयार किए जाते हैं, बाद में इनको गूगल प्ले स्टोर पर डाल दिया जाता है। इसके बाद लोगों को मोबाइल फोन पर तुरंत लोन देने का ऑफर देने वाले मैसेज भी भेजे जाते हैं, जिनमें फर्जी लोन ऐप्स के लिंक भी होते हैं और इन लिंक्स के जरिए ही लोग अपने मोबाइल फोन में लोन ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं। लोन ऐप्स पर रजिस्टर करने के लिए मोबाइल फोन के डेटा, कॉन्टैक्ट लिस्ट और फोटो गैलरी एक्सेस करने की भी परमिशन देनी बहुत जरूरी हो जाती है। जैसे ही लोग परमिशन देते हैं, लोन ऐप के जरिए लोगों के मोबाइल का पूरा डेटा और तस्वीरें चाइनीज सर्वर में अपलोड हो जाती है। इसके बाद यूजर के बैंक खाते में लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाता है और इसके बाद शुरू होता है उगाही का असली खेल। पहले तो लोन लेने वाले व्यक्ति से प्रोसेसिंग फीस के नाम पे, यानी लोन को आगे बढ़ाने के नाम पर एक मोटी रकम वसूली जाती है और इसके बाद लोन पर ब्याज दर को मनमाने तरीके से बढ़ा दिया जाता है, जो 36% तक पहुंच जाती है। जिन यूजर्स को 5 से 10 हजार की जरूरत होती है, उनसे 1 लाख रुपए तक वसूले जाते हैं। लेकिन ये खेल यहीं खत्म नहीं होता। लोन चुकाने के बाद भी यूजर्स से ज्यादा रकम की डिमांड की जाती है और जो लोग ऐसा करने से मना कर देते हैं, उन्हें इंटरनेट पर फर्जी तस्वीरें वायरल करने की धमकी दी जाती है। उनकी मुफ्त अश्लील तस्वीरों को कॉन्टैक्ट लिस्ट में शामिल लोगों को भेज दिया जाता है ताकि उन पर मानसिक दबाव बनाया जा सके। आपको यह सब कुछ बॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा लग रहा होगा। अब हम आपको एक ऐसी ऑडियो क्लिप सुनवाते हैं जिसमें चाइनीज लोन ऐप का
एक रिकवरी एजेंट एक कस्टमर को ब्लैकमेल कर रहा है और उसे धमकियां भी दे रहा है। एक बार सुनिए इसे। आई कैट से बोल रहा हूँ। हाँ जी सर, बोलिए। पेमेंट नहीं हुआ अब तक? पेमेंट 12 बजे तक टाइम है सर, 12 बजे के बीच हो जाएगा, ठीक है? 12 बजे में टाइम है जी। अबे तू कंटिन्यू करो। फिर बीबी से बात करता हूँ, मेरे अच्छा। बीबी से ही बात करता हूँ। कर ले। अरे नवाज HR कजीम को फोन कर दूँ? सबको करना, जितने नंबर है उतने सबको करना। तेरे को डर नहीं लग रहा है? डर का है क्या? चोरी किया तो डर है। एक बार जो शख्स इन लोन ऐप्स के जाल में फंसा वो बस फंसता ही चला जाता है। इंस्टेंट लोन ऐप के लालच में फंसकर अब तक लाखों लोग लुट चुके हैं और लोन ऐप्स गैंग का ये धंधा कोरोना महामारी के वक्त कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था, क्योंकि लंबे समय तक लगे लॉकडाउन के कारण लोगों के रोजगार खत्म हो गए थे, नौकरियां छूट गई थी और जिसका फायदा इन चाइनीज लोन ऐप्स के जरिए उगाही करने वाले अपराधियों ने उठाया। लोकल सर्कल्स नाम की रिसर्च फर्म ने पिछले वर्ष एक सर्वे किया था और इस सर्वे में 409 जिलों में रहने वाले 27,500 से अधिक लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। सर्वे में शामिल 14% भारतीयों ने कहा कि उन्होंने या उनके किसी जानकार ने इंस्टेंट लोन ऐप के जरिए कर्ज लिया। इनमें से करीब 58% लोगों को 25 से लेकर 200% तक सालाना ब्याज चुकाना पड़ा था और 54% लोगों ने माना कि भुगतान के दौरान उनसे जबरन वसूली की गई, जैसा कि ऑडियो क्लिप में हमने आपको सुनवाया था कि किस तरह से गालियां दी जाती है, ब्लैकमेल किया जाता है, क्योंकि आपका डेटा उनके पास पहले से मौजूद होता है, वो आपके फोन में घुस चुके होते हैं। अब हम आपको लोन ऐप्स के चक्कर में फंसे कुछ लोगों की केस स्टडी भी दिखाते हैं, जिनका लोन अमाउंट सिर्फ 5 महीने में 60 गुना तक बढ़ गया। इंटरनेट पर आज कई ऐसी ऐप्स मौजूद हैं जो किसी भी व्यक्ति को झटपट लोन देने का वादा करती हैं, लेकिन एक बार लोन देने के बाद ये लोन ऐप्स अपनी शर्तों के मुताबिक उस व्यक्ति से 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना या कभी कभी 60 गुना तक ज्यादा पैसा वसूलती हैं। फिर इस वसूले गए पैसे को क्रिप्टो करेंसी में बदलकर दूसरे देश में भेज देती हैं ताकि भारत की जांच एजेंसियों की नजर में ये ऐप्स ना पाए। ब्लैकमेल करते थे मेरे को कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, 11 बजे तक पेमेंट चाहिए, 10 बजे तक पेमेंट चाहिए, अर्ली मॉर्निंग। कुछ टाइम ऐसा भी हुआ संडे का देने में उनसे प्लीड कर रहा हूँ कि आज संडे है, बैंक बंद है, थोड़ा वेट कर लो, ऑनलाइन ट्रांसफ़र, हमें मतलब नहीं है किसी चीज़ से, ये वो बहुत परेशान उन्होंने किया है। ज़रूरत कितने रुपए की थी आपको? अराउंड 1 से 1.5 लाख। मेरे को 1.5 लाख के करीब की ज़रूरत थी बस, पर ये फिर बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा चला गया। 1.5 लाख के 3 लाख रुपए चुकाने पड़े, पर वो 3 लाख भी एप्लीकेशन से ही लिए जो वो लोग सजेस्ट कर देते थे। ये गूगल पे आ रहे हैं, मिल रहे हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम पे इनके प्रमोशंस हो रहे हैं, तो वहाँ से डाउनलोड इजीली हो जाते हैं ये, तो सब वहीं से मेरे को मिले हैं। अब मेरे को एक आदमी सुबह 8 बजे प्रेशराइज कर रहा है, पैसे दे पैसे दे पैसे दे, अभी पैसे दे, कंटिन्यूसली फ़ोन, 50 फ़ोन्स, ओवर 100 मैसेजेस एक आदमी करता है। गालियाँ भी देते थे? गालियाँ देते थे, गंदी गंदी फ़ोटोज़ भेजते थे, मॉर्फ फ़ोटोज़ कर देते, आधार कार्ड पे उल्टा सीधा लिखते हैं, पैन कार्ड पे गंदा गंदा लिखते हैं। मेरे साथ तो ये सब कर चुके हैं लोग। जून 24 या 5 से स्टार्टिंग हुई थी इनकी, तो मेरी सिस्टर ने ही मुझे एक मैसेज भेजा कि आदित्य के एक रिगार्ड में ऐसे ऐसे कोई मैसेज आया है। तो उस टाइम वी वर आउट ऑफ दिल्ली, तो उसके बाद हमने उनको यही कहा कि अभी कोई नहीं, हमने कंप्लेंट कर दी है पुलिस में, आप इसको ब्लॉक कर दो। तो जब हम हरिद्वार थे तो वहाँ पे भी फिर हमारे ही कॉन्टैक्ट्स पे सब पे आना स्टार्ट हो गया और सभी लोगों के एकदम रिलेटिव्स, फ्रेंड्स जिनसे आउट ऑफ टच भी हैं, फ़ोन में जिनके नंबर है आदित्य के फ़ोन में थे, उनके भी कॉल्स आ रहे हैं कि भाई ये हो क्या रहा है, ये इतना गंदा गंदा पूरी फैमिली, मदर के बारे में ऐसा लिखना। और इनफैक्ट वहाँ पे तो मदर को भी सब कुछ गंदा मैसेज वगैरह आने स्टार्ट हो गए। तो हमने फ़ोन वगैरह उनके मैंने ले लिए, ब्लॉक कर दिए नंबर्स। फिर उसके बाद आके फिर भी वो काफ़ी अराउंड 15 से 20 दिन तक चलता ही रहा। टिल डेट दे आर कॉलिंग अगेन एंड अगेन ऑन वेरियस नंबर्स फ्रॉम वेरियस नंबर्स।
सारे रिलेटिव, अभी 2-3 दिन पहले कोई फीमेल रिलेटिव है उनसे बदतमीज़ी करी, मम्मी के फ़ोन पे भी फ़ोन आता है, बाय मिस्टेक मैंने उठा लिया तो वो वही बात सब देते हैं, दादाजी के फ़ोन पे भी आता है, और कुछ 1-2 और हैं रिलेटिव्स उनको भी, और मतलब कुछ एक गैप के बाद फिर से कोई नई माउथ पिक्चर एक बना के डाल देते हैं सारी कॉन्टैक्ट लिस्ट पे। एक तरह से उस चीज़ से निकल ही नहीं पा रहा था, हमें बता नहीं पा रहा था, क्योंकि एक बहुत बड़ा कि एक ऐसी एज है कि इस एज में बदनामी और वो सब बहुत एक वो हो जाती है, तो हमें बिल्कुल भी खुल के नहीं बता पा रहा था। फिर हमने इसका ट्रीटमेंट भी स्टार्ट कराया, जब बिल्कुल ही एक्सट्रीम हो गया कि भाई अब इससे मैं नहीं वो हो पा रहा, जब इसने बताया कि मेरे को ऐसे ऐसे हो रहा है, ये पुलिस में कंप्लेंट करो। जब हमने 23 को वसंत कुंज नॉर्थ में कंप्लेंट की, फिर वो वहाँ से भी नहीं हुआ तो साइबर में करी। अभी आपने जिन लोगों की आप बीती सुनी, वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि भारत में फर्जी लोन ऐप्स के जरिए ठगी का ये ऑनलाइन धंधा कितने संगठित तरीके से चल रहा है, जिसको लेकर आरबीआई ने एक जांच भी करवाई थी। और आरबीआई की वेबसाइट पर मौजूद जो जानकारी है उसके मुताबिक फरवरी 2021 तक भारत में करीब 1100 इंस्टेंट लोन ऐप एक्टिव थी, जो गूगल प्ले स्टोर जैसे प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध थी। लेकिन इनमें से आधी से ज्यादा यानी कि करीब 600 लोन ऐप्स गैर कानूनी तरीके से काम कर रही थी, और 300 ऐप्स की वेबसाइट है, लेकिन वहां उससे जुड़ी बेहद कम जानकारी दी गई है, और सिर्फ 90 ही ऐसे ऐप्स थे जिनका एड्रेस इंटरनेट पर उपलब्ध था। लेकिन अब गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ आरबीआई ने बड़ा कदम उठाया है और डिजिटल लोन देने के लिए सख्त गाइडलाइंस भी जारी की है। कोई भी डिजिटल लैंडिंग कंपनी यानी कि लोन ऐप ग्राहक की मर्जी के बगैर लोन नहीं बांट सकेगी, और लोन रिपेमेंट यानी जो वापस लोन लेने की जो पूरी प्रोसीजर है, रीपेमेंट की जो अवधि है, उसे ना ही बढ़ा पाएगी। नई गाइडलाइंस के मुताबिक अब सिर्फ आरबीआई में रजिस्टर्ड कंपनियां या लोन ऐप्स ही ग्राहकों को डिजिटल लोन दे पाएंगी, और इंस्टेंट लोन ऐप्स अपने ग्राहकों से किसी भी तरह का कोई भी हिडन चार्ज नहीं वसूल सकती है। इसके साथ ही कोई भी डिजिटल लैंडिंग कंपनी ग्राहकों की निजी जानकारी को स्टोर नहीं कर सकती है। इसके अलावा लोन रीपेमेंट पूरा हो जाने के बाद कंपनी को ग्राहक से जुड़ा पूरा रिकॉर्ड डिलीट करना होगा। साथ ही गाइडलाइंस में यह भी लिखा गया है कि लोन डिसबर्सल और रीपेमेंट सिर्फ ग्राहक और लोन देने वाली कंपनी के बैंक अकाउंट के बीच में ही होगा, और किसी भी थर्ड पार्टी के खाते का कोई भी रोल नहीं होगा। आरबीआई ने यह गाइडलाइन फर्जी लोन ऐप से लोगों को बचाने के लिए जारी की है, लेकिन आपको भी कुछ सावधानियां बरतनी जरूरी है। हम आपको इससे जुड़े कुछ टिप्स देते हैं जिसको आपको फॉलो करना चाहिए, ताकि ऐसे फर्जीवाड़े से आप खुद को महफूज रख पाए। फोन पर तुरंत लोन का कोई भी मैसेज आए तो उसे नजरअंदाज करें और किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें। लोन लेने से पहले कंफर्म कर लें कि आप जिस ऐप पर लोन अप्लाई कर रहे हैं वो आरबीआई की वेबसाइट पर रजिस्टर हो। आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं। लोन ऐप में यानी लोन लेने से पहले प्रोसेसिंग फीस और अन्य खर्चों के बारे में भी आपको जानकारी ले लेनी चाहिए, और लोन पेपर पर सिग्नेचर से पहले सभी नियम और शर्तों को सावधानी से जरूर पढ़ लेना चाहिए। जिस तरह से भारत में फर्जी लोन ऐप्स के जरिए धोखाधड़ी और उगाही के रैकेट चलाए जा रहे हैं, हम बस आपसे यही कहना चाहते हैं कि ऐसे किसी भी ऐप से लोन लेने से पहले सतर्क रहिए, सावधान रहिए, और हो सके तो लोन सिर्फ बैंकों की ऐप से ही लीजिए।